अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं और आपने बीएड किया है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस ब्रिज कोर्स के लिए, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हों तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे हम लोग ब्रिज कोर्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी लॉन्ग फॉर्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके चैनल पर विजिट कर लीजिए और देख लीजिए। आज हम बात करते हैं पेपर 3 जो कि 25 नंबर के लिए होने वाला है, हिंदी भाषा शिक्षण का। तो हिंदी भाषा शिक्षण में मैंने आप लोगों को एक संक्षिप्त क्लास दिया था जिसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हिंदी भाषा शिक्षण से रिलेटेड वो सारी मैंने बता दी थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पेपर 1 और पेपर 2 में ऑलरेडी वो सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। बाकी इस पेपर में हम लोग लगभग 100 संभावित प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारी एग्ज़ाम में आएंगे या आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि जब हम 100 क्वेश्चन करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी साझा करेंगे। तो बहुत सारे फैक्ट्स जब हम लोग ये 100 क्वेश्चन करेंगे तो एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन प्रश्न संख्या 1 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षण क्या है? चलिए बताइए कि क्या है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का जो आपका पेपर है इसमें 2 यूनिट है और इन 2 यूनिट से हम 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे परीक्षाओं में आने योग्य होंगे। तो चलिए आज का ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। पहला यूनिट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षण। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हम इस सेशन में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भाषा शिक्षण के बारे में क्या कहा गया है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप 1 नंबर के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड्स ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आप सारे प्रश्न नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलेगा इसको करने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षण को बुनियादी साक्षरता का आधार माना गया है। इसमें मातृभाषा के उपयोग, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना और गतिविधि आधारित तरीकों से सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020। तो जब भी आपने इसको पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें भाषा शिक्षण को बुनियादी साक्षरता का आधार माना गया, यानी कि जो बच्चों की लैंग्वेज है वह स्टार्टिंग में ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड होनी चाहिए ताकि बच्चे जब आगे चलें तो उनको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हम बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने कक्षाओं में जब आते हैं तो अपने साथ अपनी मातृभाषा लेके आते हैं और बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ बहुत ही ज़्यादा सहज होते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मातृभाषा के साथ साथ हम अपने कक्षाओं में बहुभाषिकता को बढ़ावा देते हैं और गतिविधि आधारित तरीकों से सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के कौशल को विकसित करने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा शिक्षण में क्या कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न आपका यही पूछ रहा है कि एनसीएफ ने भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य बताए हैं। देखिए, एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना है। इसमें बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने, दूसरे की बात समझने और सामाजिक संदर्भ में भाषा का उपयोग करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एनसीएफ में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक जो कौशल है उसको विकसित करना है, यानी कि व्यवहारिक कौशल, भाषाई कौशल जो भी होता है व्यवहारिक, उसको विकसित करने के लिए एनसीएफ प्रयास करता है, जिसमें बच्चा क्या कर सके, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सके, अपने विचार व्यक्त कर सके, अपनी बातें रख सके, बातों को समझ सके और सामाजिक संदर्भ में भाषा का उपयोग कर सके। तो एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य है कि बच्चा एक प्रभावी संप्रेषण कर सके और अपने विचार व्यक्त कर सके। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है? बताएंगे।
तो मातृभाषा में सीखने से बच्चे विषय को आसानी से समझते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखने में रुचि बढ़ती है और वे अपने अनुभव तथा विचारों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब आप अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं तो जब बच्चा अपने घर से विद्यालय तक आता है तो वह अपनी ही भाषाओं का प्रयोग करता है, जो भी वहाँ का रीजनल लैंग्वेज हो, जो भी इसके परिवेशीय भाषा हो, उसको लेके आता है और उसी का प्रयोग करता है। और जब आप अपने कक्षाओं में उन बच्चों के साथ वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चा क्या करता है, बच्चा थोड़ा सा सहज महसूस करता है, उसको एक सुरक्षित वातावरण मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ, उसको अपनापन की भावना आती है। तो बच्चा झिझकता नहीं है बोलने में, अपनी बातें रखने में, अभिव्यक्ति करने में। और इस तरीके से जब बच्चे को आप मातृभाषा में सिखाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसकी रुचि बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्कूलों में, अपने विद्यालयों में डेली देख रहे होते हैं कि जब भी बच्चे के लैंग्वेज में आप उससे बात करें तो बच्चा खुश हो जाता है, मतलब उसके चेहरे पे एक अलग खुशी होती है। उसको लगता है कि हाँ, सर भी बिल्कुल या मैम भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम लोग हैं। तो इस फीलिंग के साथ बच्चा हमेशा अच्छी तरीके से सीखता है, अच्छा फील करता है, उसका जो सीखना होता है वो रोचक और आनंददायक होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है। मातृभाषा का महत्व यही है कि सीखना रुचिपूर्ण बनता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों को आनंदपूर्वक लगता है और बच्चा स्वाभाविक रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित पद्धति क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि आप ये जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे बच्चों के लिए प्रशिक्षण है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा प्राथमिक स्तर में पढ़ रहा है, यानी कि बच्चा बहुत छोटा है। और इस स्तर पे बच्चों को गतिविधियों, खेल आधारित प्रशिक्षण या शिक्षण से आप जब भी सिखाने का प्रयास करेंगे वो बेहद अच्छी तरीके से, आसान तरीके से और रोचक तरीके से सीखेगा। तो हमको यही बताना है इस प्रश्न में कि भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित पद्धति क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं। गतिविधि आधारित पद्धति से बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। कहानी, खेल, गीत, चर्चा और समूह कार्य के माध्यम से सीखना रोचक बनता है और भाषा के चारों कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब भी आप बच्चों के साथ गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे या गतिविधियों के साथ उनके साथ शिक्षण कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले तो बच्चा एक्टिव हो जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप खेल, गीत, कहानी, चर्चा और समूह के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चों को बोरियत नहीं लगता है, उनको जो सीखना है वो रोचक लगता है और बच्चे चारों भाषाई कौशलों को एकीकृत करके सीखते हैं। यानी कि जब भी आप सिखा रहे होते हैं बच्चों को तो बच्चा पढ़ता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, लिखता भी है, ये सारे कार्य कर रहा है। यानी कि जितने भी चारों स्किल्स हैं वो सारे डेवलप्ड हो। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भाषा शिक्षण को बाल केंद्रित क्यों माना जाता है। उत्तर है, भाषा शिक्षण बाल केंद्रित इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चों की रुचि, अनुभव और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गतिविधियां कराई जाती हैं, जिससे वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और भाषा सीखना प्रभावी बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क हमारा पढ़ा होगा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जो नई शिक्षा व्यवस्था है वो इर्द गिर्द घूमती है बच्चों के, यानी कि विद्यार्थियों के। ये पूर्णतया बाल केंद्रित है, यानी कि शिक्षक केंद्रित है। तो जब भी आप शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो डजेंट मैटर कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप यह सोच के पढ़ाइए अपने क्लास में कि आपकी जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए है, बच्चों के अनुरूप हो, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हो, बच्चों की सीखने की गति के अनुसार हो। तो भाषा शिक्षण बाल केंद्रित इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बच्चों की जो रुचि है, अनुभव हैं, आवश्यकताएं हैं, ये सब ध्यान में रखते ही आप रख के जितनी गतिविधियां हैं कराते हैं। जो भी खेल है, नाटक, संगीत, ये सारे कार्य जो भी हैं, आप हमेशा इन बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखेंगे, उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं और उनके सीखने की गति को ध्यान में रखते हुए कराते हैं। इस तरीके से आप ये देख पाते हैं कि जो बच्चा है वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इंटरेस्ट लेके सीखता है, जिज्ञासु बनता है और बच्चों के अंदर इस तरीके की गतिविधियों से सहयोगात्मक रवैया भी आता है। तो इस तरीके से भाषा सीखना प्रभावी बन जाता है।
दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन लिखने हैं, तो ये सोच के लिखिएगा कि जो निर्धारित समय हो उसमें आप पूरा प्रश्न कर पाएँ। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा लिखने के चक्कर में ना पड़िएगा, सिर्फ 25 to 40 के बीच में ही आप रखिएगा शब्दों को, ताकि आप सारे प्रश्न अटेंड कर पाएँ। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, 4 ब्लॉक मॉडल क्या है? समझते हैं इसको। उत्तर, 4 ब्लॉक मॉडल भाषा शिक्षण की एक पद्धति है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को 4 भागों मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, पढ़ना और लिखना में विभाजित किया जाता है, ताकि भाषा के सभी कौशल व्यवस्थित रूप से विकसित हो सकें। देखिए, तो आपको मैंने जब ये एक्सप्लेन किया था, ये चैप्टर तो आपको पढ़ाया था ही, या बताया था कि 4 ब्लॉक मॉडल क्या है। तो देखिए, 4 ब्लॉक मॉडल भाषा की एक शिक्षण पद्धति है जिसमें सीखने की प्रक्रियाओं को 4 भागों में बांटते हैं, ताकि प्रक्रिया जो है हमारी आसान हो सके, क्रमबद्ध रहे और सबको एकीकृत करके सिखाया जा सके। तो पहला है मौखिक भाषा विकास, यानी कि जहाँ पे हम ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे वो बोलते हैं, बोलने के समय तारत्व कैसा होना चाहिए, उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, उनकी पिच, उनका टोन, पंचुएशन मार्क, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। जैसे अगर बच्चे को कहना है कि रुको, मत जाने दो, और अगर बच्चा पंचुएशन नहीं समझता है या टोन नहीं समझता है, तो वो पूरा सेंटेंस एक साथ बोलेगा, रुको मत जाने दो। तो वो बोलता है, इसका मतलब ये है कि रुको मत जाने दो, तो पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे के अंदर पंचुएशन मार्क, उच्चारण की गति, तारत्व, ये सारी समझ होनी चाहिए, और ये सारे समझ तभी विकसित होंगे जब बच्चे के मौखिक भाषा का विकास होगा। दूसरा है शब्द पहचान। जब बच्चा शब्द पहचानेगा, उन शब्दों को अर्थ के अनुसार उसका प्रयोग करेगा, समझकर पढ़ना सीखेगा। थर्ड है पढ़ना और लिखना। बच्चों की जब ओरल लैंग्वेज, यानी कि जब बच्चा सुन के सीखना शुरू करेगा, तब बच्चों को पढ़ना और लिखना आएगा। तो इस तरीके से हम 4 ब्लॉक मॉडल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मौखिक भाषा विकास, दूसरा है शब्द पहचान, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, 4 ब्लॉक मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 4 ब्लॉक मॉडल बताया है कि 4 ब्लॉक मॉडल क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ब्लॉक मॉडल के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बताएंगे हम। इसका उद्देश्य बच्चों में भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का संतुलित विकास करना है, ताकि वे भाषा का सही उपयोग कर सकें और प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त कर सकें। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे मॉडल हैं, यानी कि जितने भी 4 ब्लॉक मॉडल हैं, इनका अगर देखा जाए तो वास्तविक उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि संप्रेषण हो सके, यानी कि बातचीत हो सके, हम अपने विचार अभिव्यक्ति कर सकें, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी विचार, हमारे थॉट्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, हम अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रख सकें, अपनी बातों को दूसरों के सामने पहुंचा सकें। यही उद्देश्य है 4 ब्लॉक मॉडल का, यानी कि चारों कौशलों का एकीकृत रूप से विकास करके उसका सही तरीके से प्रयोग करना ही उद्देश्य है 4 ब्लॉक मॉडल का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 4 ब्लॉक मॉडल का उद्देश्य, जो कि 4 ब्लॉक मॉडल हमारे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, इन चारों का संतुलित विकास है, ताकि हम अच्छी तरीके से संप्रेषण कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में व्याकरण को प्रसंग आधारित तरीके से पढ़ाने से क्या लाभ है? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर आप जब शिक्षण करा रहे होंगे, तो आपको व्याकरण कैसे पढ़ाना है और व्याकरण पढ़ाने से क्या लाभ है आपको बताना है, और आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। चलिए समझते हैं इसको। प्रसंग आधारित व्याकरण से बच्चे नियम रटने के बजाय उपयोग से सीखते हैं। इससे बच्चा अधिक रोचक और समझने योग्य इससे भाषा अधिक रोचक और समझने योग्य बनती है। उदाहरण के लिए, कहानी पढ़ाते समय संज्ञा, क्रिया या विशेषण को वाक्यों से समझाया जा सकता है। देखिए, जब आप अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप भाषा की पुस्तक पढ़ा रहे हैं, यानी कि हिंदी की पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो आपको अब अलग से ग्रामर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी की जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं, तो उस लेसन को पढ़ाते वक्त ही व्याकरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनको
प्रसंग के आधार पे या संदर्भ के आधार पे पढ़ाते रहिए। यानी कि व्याकरण को पढ़ाने के लिए आप अलग से व्याकरण मत पढ़ाइए, बल्कि जब आप भाषा शिक्षण कर रहे हों तो उसी के संदर्भ में आप व्याकरण पढ़ाइए। तब जाके ये व्याकरण की जो शिक्षण है वो ज़्यादा प्रभावी होगी, प्रासंगिक होगी, बच्चा अच्छी तरीके से समझेगा और उसी लेसन से संबंधित अभ्यास कार्य कराने से जो भी लर्निंग हुई है व्याकरण की बच्चे की, वह और भी स्ट्रांग होगी। तो हमेशा जब भी आपको व्याकरण पढ़ाना है तो व्याकरण हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाइए, यानी कि संदर्भ में पढ़ाइए, न कि व्याकरण को एक अलग विषय या अलग चैप्टर मान के पढ़ाइए। इससे क्या होता है कि बच्चा उसको अलग समझता है, उसको पढ़ने में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है, बच्चा नियम रटने लगता है। लेकिन जब भी आप प्रसंग के रूप में व्याकरण पढ़ाएंगे, यानी कि जब भी आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो और उसी लेसन से रिलेट करके आप व्याकरण के नियमों को बताएंगे, व्याकरण को पढ़ाएंगे, तो क्या होता है कि बच्चों की जो समझ है ना वो अच्छे से विकसित होती है, क्योंकि बच्चा जोड़ के पढ़ रहा होता है, बच्चा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा होता है। तो ऐसा करने से बच्चे हमेशा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, इससे भाषा और अधिक रोचक और समझने योग्य बनती है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अगर आप कहानी पढ़ा रहे हैं और उस कहानी में आए जितने भी पात्र हैं आप बताएं कि जितने भी नाम हैं वो संज्ञा है, तो बच्चा संज्ञा की अवधारणा को अच्छी तरीके से समझ जाएगा। फिर आप अगर क्रिया पढ़ा रहे हैं तो पाठ में जितने भी क्रिया आए उन क्रिया के शब्दों का इस्तेमाल करके आप बच्चों को क्रिया वाले वर्ड्स बता सकते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो इस तरीके से जब आप संदर्भ में व्याकरण सिखाएंगे तो ना तो बच्चे के लिए बोझिल होगा, ना ही नीरस होगा, वो अच्छे से आराम से सीखेगा और उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। मौखिक भाषा विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बताइएगा। आप अपनी कक्षाओं में डेली पढ़ा रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम अगर अपनी कक्षाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आप अपनी कक्षा में सुबह से लेकर जब तक आपका विद्यालय बंद नहीं हो जाता है आप बच्चों से बातें करते हैं, तो जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी भाषाई विकास हैं वो मौखिक ही ज़्यादातर होती हैं, क्योंकि हर चीज़ आप रिटन नहीं करा सकते हैं। तो समझते हैं मौखिक भाषा। शिक्षक बच्चों को बोलने और सुनने के अवसर प्रदान करता है, प्रश्न पूछता है, चर्चा कराता है और कहानी सुनाकर बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जब शिक्षक बच्चों को बोलने का अवसर देता है तो बच्चा बोलता है, इससे उसकी मौखिक भाषा का विकास होता है, बच्चे के सुनने की क्षमता का विकास होता है। प्रश्न जब भी पूछता है तो उससे भी बच्चे की मौखिक भाषा का विकास होता है। जब आप बच्चों को चर्चाओं में शामिल कराते हैं तो सारे बच्चे आपस में बात करते हैं, आपस में अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, आइडियाज़ ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे से, तो इस तरीके से भी उनके मौखिक भाषा का विकास होता है। या जब आप अपने कक्षाओं में कोई कहानी सुनाते हैं तो बच्चा जब सुनता है तो उसके श्रवण क्षमता का तो विकास होता ही होता है। और अगर आप कहानी सुनाने के बाद बच्चे से कहते हैं कि अगर इस कहानी के पात्र बदल दिए जाए या इस कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ, या इस कहानी का अगर रिज़ल्ट बदलना है, यानी कि जो परिणाम है या अंतिम जो चैप्टर है वो बदल दिया जाए, तो क्या होगा? तब बच्चा अपनी विचार अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, उसकी जो कल्पना शक्ति है वो भी वो प्रयोग करता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मौखिक भाषा में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक ही है जो बच्चों को अवसर प्रदान करता है बोलने का, चर्चाएं करने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। मौखिक भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? बताएंगे। ये देखते हैं उत्तर। कहानी सुनाना, कविता, गाना, समूह चर्चा, भूमिका निभाना, चित्रों पर बातचीत और प्रश्न उत्तर जैसी गतिविधियाँ मौखिक भाषा विकास के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि मौखिक भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधियाँ उपयोगी है, तो आप स्वयं सोचिए कि जब आप अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं और आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा कार्य कराइए जिसमें बच्चे के मौखिक भाषा का ज़्यादा डेवलपमेंट हो, यानी कि ओरल जो भी उसकी स्किल्स है वो डेवलप्ड हो, तो आप क्या करा सकते हैं? आप बच्चे से कह सकते हैं कि कोई कहानी सुनाओ, बच्चे से कह सकते हैं कि आप विद्यालय में आते वक्त आपने रास्ते में क्या क्या देखा है उसको बताओ अपने शब्दों में, या बच्चे से पूछ सकते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है, किसका नाम क्या है, कौन क्या करता है,
बच्चे से आप कहानी सुन सकते हैं, कविताएं सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दे के बच्चों से समूह चर्चा करा सकते हैं, जैसे आपका परिवार या मेला या होली। तो ऐसे कोई टॉपिक दे दें जो बच्चे जिससे फेमिलियर हों, अच्छे से अवेयर हों, जानते हों, उनके वास्तविक जीवन से जुड़े हों। या आप रोल प्ले कर सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि चलो तुम नदी बन जाओ और बताओ कि अगर तुम नदी हो तो तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या खूबियाँ हैं तुम्हारी, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं। तो बच्चा जब रोल प्ले करता है तो उस समय भी बच्चे का ओरल डेवलपमेंट, जो ओरल स्किल है, वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है। आप कोई पोस्टर रख दीजिए बच्चों के सामने या कोई चित्र रख दीजिए और बोलिए कि इससे समझाओ कि इसमें क्या हो रहा है। तो बच्चा समझाता है, बोलता है। यहाँ पे भी बच्चे की ओरल लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड हो रही है। प्रश्न उत्तर जैसी गतिविधियाँ भी करा सकते हैं। आप बच्चों को अंत्याक्षरी जैसे खेलों में भी संलग्न करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियाँ जो हैं वो मौखिक भाषा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा के लिए आप कौन कौन सी गतिविधियाँ करा सकते हैं। तो बिल्कुल आप वही गतिविधियाँ कराएंगे जिसमें ज़्यादा बच्चा एक्टिव हो, ज़्यादा बोल सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। और इसके लिए आप रोल प्ले, कहानी, नाटक, समूह चर्चा इत्यादि गतिविधियाँ करा सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, शब्द पहचान क्या है, बताइएगा। चलिए देखिए समझते हैं। शब्द पहचान वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अक्षरों और शब्दों को पहचानना तथा उनका अर्थ समझना सीखते हैं। यह पढ़ने की प्रारंभिक अवस्था है और भाषा सीखने की महत्वपूर्ण नींव मानी जाती है। देखिए जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, तो सबसे पहले 6 वर्ष की अवस्था में वो आता है आपके विद्यालय में, तो आप उसको शब्द पहचान कराना प्रारंभ करते हैं। तो शब्द पहचान की प्रक्रिया में आप क्या कराते हैं, आप बच्चे को कैसे शब्द पहचानते हैं। सबसे पहले तो उनको अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, अक्षरों का मतलब वर्णों का, और जितनी सारी चीज़ें हैं, स्वर, व्यंजन, उन सब की समझ आप विकसित कराते हैं। धीरे धीरे बच्चा पहले तो उन चीज़ों को समझता है, उसके बाद उसका अर्थ समझना सीखता है। तो इस तरीके से आप बच्चों में शब्द पहचान कराते हैं। सबसे पहले अक्षर ज्ञान कराते हैं, वर्ण पहचानते हैं, बच्चा स्वर पहचाने, अक्षर पहचाने, और इन स्वर और अक्षरों को मिला के जो शब्द बन रहे हैं उन शब्दों को समझ के उनका अर्थ समझना शुरू करता है, वही शब्द पहचान है। और यह पढ़ने की प्रारंभिक अवस्था है और भाषा सीखने की महत्वपूर्ण नींव भी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, शब्द पहचान विकसित करने के लिए कौन कौन से साधन उपयोगी है। तो अब बच्चे में कैसे शब्द पहचान विकसित कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अभी शब्द नहीं पहचानने आते हैं, तो आप उनके अधिगम को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि शब्द पहचान की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या काम करेंगे। फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड, अक्षर कार्ड, शब्द खेल और शब्द मिलान तथा ध्वनि आधारित गतिविधियाँ शब्द पहचान विकसित करने के लिए प्रभावी साधन है। दोस्तों ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल व्यवहारिक हैं कि फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड, अक्षर कार्ड, शब्द खेल, और ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चों से शब्द पहचान करा सकते हैं। लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि आप लोगों को, यानी कि ऐसा कक्षा, आप जब भी अपनी कक्षाओं में जाएं तो ऐसे कार्य करें कि सबसे पहला बच्चा आपको सुनना प्रारंभ करे, और जब बच्चा सुनना शुरू करेगा तो वह शब्द सुनेगा, और ध्यानपूर्वक जब शब्द सुनेगा तो वह शब्दों को समझना, शब्दों के अर्थों को समझना शुरू करता है। तो सबसे पहले आप स्वयं बोलें ताकि बच्चा पहले तो शब्दों से अवेयर हो कि हाँ ये सारे शब्द हैं और ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हम अपनी कक्षाओं में कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बच्चों के सामने स्वयं बोलिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आवश्यक है। तो शब्द पहचानना तो बच्चा पहले वहाँ से शुरू करता है। फिर उसके बाद आप बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं, चित्र कार्ड दिखा सकते हैं, अक्षर कार्ड दिखा सकते हैं, शब्द वाले खेल करा सकते हैं, शब्द मिलान करा सकते हैं, ध्वनि आधारित गतिविधियाँ करा सकते हैं। इससे क्या होती है कि शब्द पहचान करने की जो विकसित होती है क्षमता, वो बहुत अच्छी होती है, प्रभावी होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शब्द पहचान के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से साधन उपयोगी हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। शब्द पहचान पढ़ने के कौशल में कैसे सहायक है। देखिए, आप खुद सोचिए कि जब आप एक टीचर हैं और शब्द पहचान बच्चे को नहीं आता है तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा। तो पढ़ने की तो सबसे मजबूत नींव यही है कि बच्चा शब्दों को पहचाने। सबसे पहले बच्चा वर्ण पहचाने और वर्णों को पहचान कर शब्द बनाना सीखे। जब तक बच्चा शब्द नहीं पहचानेगा तब तक बच्चा पढ़ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। तो शब्द फॉर्मेशन, जो वर्ड फॉर्मेशन है और वर्ड को पहचानना है, ये बच्चे के पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी और अहम हिस्सा है। तो सबसे पहले आप बच्चे में शब्द पहचान की क्षमता विकसित कीजिए कि बच्चा सबसे पहले अच्छे तरीके से शब्दों को पहचानना सीखे, उनका अर्थ समझना सीखे, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, बोल सके और अगर उनके सामने कोई बोलता है तो उसका अर्थ खुद भी समझ सके। तो चलिए देखते हैं, जब बच्चे शब्दों को पहचानना सीख जाते हैं तो वे वाक्यों को आसानी से पढ़ पाते हैं। इससे उनके पढ़ने की गति और समझ दोनों में सुधार होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा छोटे छोटे शब्द बना पाएगा या पढ़ पाएगा तो वह एक पूरा सेंटेंस पढ़ना शुरू कर देता है, और जब पढ़ना शुरू करेगा तो वह शब्दों का मतलब और पूरे वाक्य का मतलब अपने आप समझना शुरू हो जाता है। इस तरीके से बच्चे की पढ़ने की गति और समझ की गति दोनों में ही सुधार हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, पढ़ने का कौशल का महत्व क्या है। देखिए, पढ़ना बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। इससे उनके समझ, शब्द भंडार और कल्पना शक्ति बढ़ती है तथा वे विभिन्न विषयों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जब अपनी कक्षाओं में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने, तो आपने यह देखा कि जो बच्चा पढ़ पाता है, यानी कि अच्छे से पढ़ पाता है, वह बच्चा अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त भी कर पाता है, अपनी कक्षाओं में अपना बात रख पाता है, अपने सहभागियों और सहपाठियों के सामने अपनी बातें अच्छी तरीके से रख पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पढ़ने का कौशल का महत्व तो है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ने नहीं आएगा तो बच्चा लिखेगा भी नहीं, उसका जो समझ, शब्द भंडार है वह भी नहीं बढ़ेगा, उसकी कल्पना शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पढ़ना बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराने में सहायता करती है। इससे उनके समझ, शब्द भंडार और कल्पना शक्ति बढ़ती है और वो विभिन्न विषयों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहा। आज हम 20 क्वेश्चन तक देखेंगे, उसके बाद 21 से हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में 2 यूनिट है और दोनों यूनिट से हम एक यूनिट से 50-50 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, जिससे कि हमारे इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन, अति संभावित जो 100 क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में आने की पूर्णतः संभावना है, उन 100 क्वेश्चन को मैं करा दूंगी आपको। और अगर समय बचेगा तो इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन अगर ज़रूरी लगे तो वो भी करा दिए जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें आज पहला दिन है और पहले दिन में हम आज क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। 15 से आज हमें करना है और आज हम 20 प्रश्न पढ़ेंगे। 20 क्या, आज क्या मतलब, जब भी हमारा क्लास चलेगा तो हम 20 क्वेश्चन करके कर डालेंगे 100 क्वेश्चन 5 पार्ट में, और 5 डेज में ये आपका जो पेपर 3 है लैंग्वेज हिंदी का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज 4 जो हमारा है इंग्लिश का, वो हम पढ़ेंगे, जिसका पूरा भय बना हुआ है आप लोगों में। तो बहुत आसान और सहज तरीके से आपको मैं समझाऊंगी, ताकि आपको बस लिखना रहे, लिखने का आपको सिर्फ मीडियम चेंज करना रहे, आप आराम से आसानी से समझ के चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं हिंदी में इसीलिए ज़्यादा टाइम ले रही हूँ कि अगर मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया तो फिर आपको इंग्लिश में बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज लगभग सेम ही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। आइए देखते हैं उत्तर। शिक्षक बच्चों को कहानी, कविता और छोटे पाठ पढ़ने के अवसर देता है, समूह में पढ़ने की गतिविधियाँ कराता है और पढ़े गए पाठ पर प्रश्न पूछकर उनकी समझ को विकसित करता है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक होने के नाते अगर आपको बच्चे के पढ़ने के कौशल को विकसित करना है तो आप क्या करेंगे। तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ अब ये सोचिए कि आप अपनी कक्षा में खड़े हैं और आपके सारे विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसा कि बच्चे बोलना प्रारंभ कर दें। तो सबसे पहले तो बच्चों में जिज्ञासा जो है उसकी उत्पन्न करेंगे या रोचकता उत्पन्न करेंगे।
तो सबसे पहले आप अपनी कक्षा में ऐसा सवाल पूछेंगे कि बच्चों का पूरा ध्यान आपकी तरफ आ जाए। और जब आप कक्षा में कोई सवाल रखते हैं उनके व्यवहारिक जीवन से या दैनिक जीवन से जुड़ते हुए, तो बच्चा सक्रिय होने के साथ साथ इंटरेस्ट भी लेना शुरू करता है। तो सर्वप्रथम तो आप अपनी कक्षाओं में ऐसे सवाल पूछें कि बच्चा आपकी तरफ पहले ध्यान आकर्षित करे अपना, और उसके बाद जवाब देने का प्रयास करें। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो ओरल स्किल है वो डेवलप्ड होती है। चलिए समझते हैं इसको। शिक्षक बच्चों को कहानी, कविता और छोटे पाठ पढ़ने के अवसर देता है और समूह में पढ़ने की गतिविधियाँ कराता है। तो शिक्षक का काम क्या है कि बच्चों से कहानी, कविता और पाठ पढ़ने को कहे, बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दे ताकि वो आपस में बातचीत करके सीख सके। और पढ़े गए पाठ से प्रश्न पूछता है, यानी कि जो भी पाठ आपने पढ़ा दिया है कक्षाओं में अपने, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन पाते हैं आप अपने कक्षाओं में अपने बच्चों से पूछते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा उसका उत्तर देता है और इस तरीके से बच्चे की जो ओरल स्किल है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है। समझ के साथ पढ़ना क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि समझ के साथ पढ़ना। पढ़ना मीन्स ये नहीं होता है कि जो भी स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं आपने उसको उठाई और पढ़ ली, तो इसको पढ़ना नहीं कहते हैं। पढ़ने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपने समझते हुए पढ़ा है, उसका अर्थ समझा है, तो इसको कहते हैं कि समझ के पढ़ना। चलिए समझते हैं इसको। समझ के साथ पढ़ने से बच्चे केवल शब्दों को ही पढ़ते ही नहीं बल्कि उनका अर्थ भी समझते हैं। इससे उनकी सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। तो देखिए, पढ़ना और समझ के साथ पढ़ना दोनों अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो जब बच्चा कोई चीज़ समझ के उसका अर्थ समझ के पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसको हम कहते हैं कि समझ के साथ पढ़ना। जब बच्चा कोई चीज़ पढ़ता है, उसको समझता है, उस पर तर्क कर सकता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का विश्लेषण कर सकता है, तो हम ये कहते हैं कि बच्चे ने समझ के साथ पढ़ाई की है। और यह आवश्यक इसलिए है कि जब तक बच्चा समझ के साथ पढ़ाई नहीं करेगा तो वह उससे पूछे गए उत्तरों को देने में असफल होगा, उसको सामान्य जीवन से जोड़ नहीं सकता। इसलिए समझ के साथ पढ़ना बहुत आवश्यक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17। लिखने का कौशल क्या है? यानी कि आपको बताना है कि राइटिंग स्किल क्या होती है। देखिए, लिखने का कौशल वह क्षमता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से बोल के अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने विचार आप अभिव्यक्त करते हैं, सेम उसी तरीके से आप लिख के अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको हम लेखन कौशल भी कहते हैं। जब विद्यार्थी अपने विचारों को लिख के प्रदर्शित करें तब उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। और इसको बच्चा जो होता है वो अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के रूप में व्यक्त करता है अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है। प्रश्न है, लिखने के कौशल को विकसित कैसे किया जा सकता है? बताएंगे कि कैसे आप जो रिटन लैंग्वेज स्किल है उसको कैसे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को इमला वगैरह बोलेंगे ताकि बच्चा लिखना प्रारंभ करे बिना देखे। चलिए समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अक्षर लिखाने का अभ्यास, शब्द बनाना, वाक्य लिखना, चित्र देखकर वाक्य लिखना और छोटे अनुच्छेद लिखने जैसी गतिविधियों से लिखने का कौशल विकसित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चों में लेखन कौशल का विकास करा रहे होते हैं तो आप ऐसी ही एक्टिविटीज़ को चूज करेंगे जिसमें बच्चा एक्टिव हो, लिखता हुआ नज़र आए। तो आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि आप कोई छोटी सी कहानी लिखो। आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि तुम अपने स्कूल तक आने में तुमने क्या क्या चीज़ें देखी उसके बारे में लिखो। आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है ये लिखो। या आप बच्चों से छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए कह सकते हैं, अनुच्छेद बनाने के लिए कह सकते हैं। ऐसी गतिविधियों का आप संचालन करके बच्चों के लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, लिखने से बच्चों में कौन सी क्षमताएं विकसित होती हैं? बताइए। देखते हैं आंसर।
लिखने से बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, रचनात्मकता, भाषा ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित होती है और चारों कौशलों का एकीकृत विकास भी होता है। तो देखिए, लिखने से बच्चे में क्या क्या कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होती है। आप सोचिए कि जब बच्चा लिख रहा होता है कक्षाओं में, तो वो क्या क्या कर रहा होता है, यानी कि उसकी जो लेखन क्षमता है उसके साथ उसकी तर्क शक्ति काम करती है, उसकी कल्पना शक्ति काम करती है, उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो काम करते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म स्किल हैं वो भी काम करते हैं। बच्चे अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने बातों को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। बच्चा यथार्थ तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर सकता है, उसमें रचनात्मकता का विकास होता है, सृजनात्मकता और उसमें सहनशीलता और ये सारी चीज़ें हैं वो विकसित होती हैं और इन चारों कौशलों का एकीकृत विकास होता है। आगे देखिए, आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। भाषा के 4 मुख्य कौशल कौन कौन से हैं। तो अब तक तो न जाने कितनी बार आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा होगा, इसका अर्थ समझा होगा और इसका जवाब भी आप अच्छी तरीके से दे पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। भाषा के 4 मुख्य कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। इन चारों कौशलों का संतुलित विकास भाषा के सीखने के लिए आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, पहले ही मैंने इस चैप्टर के पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि 4 कौशल हैं, 4 ब्लॉक मॉडल हैं और 4 कौशल है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। पढ़ना और सुनना ये दोनों आपकी रिसेप्टिव स्किल है, यानी कि ग्रहणशील कौशल है, जहाँ पे आप लेस एक्टिव हैं और आप अपना कोई भी आइडियाज़ नहीं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन लिखना और बोलना ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल हैं, यहाँ पे आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके विचार ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक दूसरे तक। तो यह एक उत्पादक यानी कि आप प्रोडक्टिव स्किल इसको कह सकते हैं। तो भाषा के 4 मुख्य कौशल आपको पता ही होगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है और इन चारों का एकीकृत विकास करके आप भाषा को संतुलित रूप से विकसित कर सकते हैं। तो आज के ये प्रश्न रहे 20। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको प्रश्न कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न थोड़े हल्के हैं, आपको और भी टफ प्रश्न पढ़ने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या, 20 क्वेश्चन हो गया, 21 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक कर लेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आप लोग शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखा करें। आप ही लोगों के लिए मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप, जो 2 नंबर के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और आप लोगों के इसी क्लास के जस्ट नीचे मैं क्लास 1, क्लास 2 को भी चैट पिन कर दूंगी, जिसने नहीं देखा है वो भी देख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।